ओके चलिए, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ खत्म करके हम यहां तक पहुंचे हैं थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ को समझने के लिए। सेकंड लॉ की जरूरत तभी पड़ती है जब फर्स्ट लॉ के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन हो, है ना। अगर फर्स्ट लॉ ही परफेक्ट है तो सेकंड लॉ का काम क्या था, समझे आप। ओके तो पहले ये डिस्कशन करते हैं भाई कि फर्स्ट लॉ के अंदर गड़बड़ कहाँ है और फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर लिखूंगा कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से ऐसा कुछ था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट विल टॉक अबाउट कि सिस्टम ने इतना हीट लिया, इतना वर्क किया, इतना हीट दिया, इतना वर्क हुआ। दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक इन द फर्स्ट लॉ, वी हैव टॉक्ड इन द फर्स्ट लॉ। ओके, बट फर्स्ट लॉ के अंदर हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, राइट। देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हीट ऑफ फ्लो। ओके, तो यहां पे प्रॉब्लम यही था, क्यू जो था ना हीट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन on direction of flow of heat, right? ओके, मतलब फर्स्ट लॉ से आप ये नहीं बता सकते हो हीट किस डायरेक्शन में होगा, आप ये भी नहीं बता सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा कि नहीं होगा, राइट। आपको तो खाली फर्स्ट लॉ में क्या दिया होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन दिया होता है, उसका क्यू दिया होता है, डब्ल्यू दिया होता है, एंड यू डू द कैलकुलेशन ऑन डेल्टा यू। बट वो रिएक्शन एक्चुअल में फिजिबल है कि नहीं है उसके बारे में तो फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं बताता है। देखो एक दो एग्जांपल अगर मान लेते हैं, पहले लिमिटेशन लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये फर्स्ट लॉ बिल्कुल नहीं बता सकता है। जैसे कि अगर ये एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, एक यहाँ पे लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो हमें इतना पता है कि हीट जो है ना वो ऑलवेज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही जाता है ना। अपने आप हीट ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कभी भी हीट अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं जाता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो दोनों हो सकता है। फर्स्ट लॉ को नहीं पढ़ी है कि हीट किस तरफ जा सकता है किस तरफ नहीं जा सकता है, राइट। एक और बात, सपोज मान लेते हैं कि ये एक चैम्बर है, राइट, उसको दूसरे एक चैम्बर से कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे वाल्व है, राइट। चलिए यहाँ पे गैस भरा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप ये वाल्व खोल दोगे तो क्या होगा भाई, अपने आप ये गैस जो है वो एक्सपांड होगा और यहाँ पे भी भर जाएगा, अपने आप होगा ये रिएक्शन। इसका उल्टा सोचो, क्या अपने आप ऐसा हो सकता है कि यहाँ से पूरा गैस इस तरफ आ जाए और ये वैक्यूम हो जाए अपने आप? क्या ये अपने आप होता है? नहीं होता है, बराबर। मतलब फर्स्ट लॉ भी ये जो रिवर्स रिएक्शन है वो नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताता है, ठीक है। चलिए तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, अपने आप ये जलेगा एंड विल गिव यू CO2, राइट। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्या ऐसा होता है CO2 अपने आप टूट के वापस CnO2 अलग हो जाए? तो ये भी थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जितने हमने एग्जांपल लिए कि हीट फ्लो ओनली फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, गैस विल एक्सपांड इन द वैक्यूम, राइट, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव यू CO2, ये सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, राइट। और ये स्पॉन्टेनियस है, होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, इसके बारे में फर्स्ट लॉ आपको कुछ भी नहीं बताएगा। तो सेकंड लॉ में आपको यही डिस्कशन करना है, कौन सा रिएक्शन अपने आप होता है, कौन सा रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, राइट। चलिए तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि पहले तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो नाम में ही लिखा है भाई कि ऐसा रिएक्शन जो अपने आप होगा, बराबर है। ओके चलिए, तो स्पॉन्टेनियस का एक्चुअल मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद के बिना हो सकता है, पर वो एक ही डायरेक्शन में होगा, वो रिएक्शन वापस अपने आप रिवर्स नहीं आ सकता है, राइट। तो दो चीजें आपको याद रखनी है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, कि रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन without any external agency, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे वाल्व जैसे ही आपने खोला, अपने आप ये गैस एक्सपांड हो गया। इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे, हीट अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाएगा, आपको कुछ करने का काम नहीं होता उसमें, वो अपने आप ही होता है ना। चलिए दूसरी बात, द रिएक्शन कैन नॉट रिवर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल
एजेंसी, और एक्सटर्नल एड यू कैन राइट कि अगर ये रिएक्शन को आप ही सोचो ना, अगर ये रिएक्शन को आपको रिवर्स करना है, वापस यहाँ से अगर आपको गैस को खाली करके इधर लाना है, तो आपको एक वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो गैस को अपनी तरफ खींचे। अपने आप ये गैस वापस अंदर जाने वाला नहीं है, राइट। तो दिस इज अबाउट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए, सिमिलरली व्हेन यू कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक ही साथ में जोड़ के छोड़ दोगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी रिएक्शन होता है अपने आप, वो भी वाटर बनाता है, बट ये रिएक्शन इतना स्लो है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है। ओके, बहुत सालों बाद जब आपके बेटे के बेटे देखेंगे ना उस कंटेनर को, तो शायद हो सकता है कि सारा वाटर बन गया हो, अदरवाइज दैट रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो ये ओवरऑल थर्मोडायनेमिक का एक लिमिटेशन है, ओवरऑल थर्मोडायनेमिक का ये लिमिटेशन है कि रिएक्शन कितने रेट से हो रहा है, रिएक्शन कितने स्पीड में हो रहा है, ये चीजें थर्मोडायनेमिक बिल्कुल भी बताता नहीं है। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा थर्मोडायनेमिक cannot give any data about rate of reaction, rate मतलब speed of reaction। इसके लिए पूरा आपको एक ब्रांच पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड लॉ के लिए इंट्रोडक्शन। हम कह सकते हैं कि पहले लॉ में तो हीट और वर्क के साथ खेला, बट ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब आप फर्स्ट लॉ से नहीं बता सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू चेक वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन और नॉट। चलिए, तो इसके लिए अभी अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे, स्पॉन्टेनिटी कैसे चेक करना है वो। अब सवाल ये है कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है भाई, कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो पहले ऐसा देखा गया कि जो रिएक्शन अपने आप होता है ना, उसके लिए एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीज होता है, दिस वाज फाउंड। मतलब उसका डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर ये सोचा गया कि क्या डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है कि नहीं है। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, and the first criteria is negative value of delta h। क्या डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है? बिकॉज मोस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैव डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी, दैट मीन्स डेल्टा एच इज नेगेटिव। जैसे कि यू कैन राइट सम एग्जाम्पल जो आपको बुक में दिया हुआ है, N2 प्लस 3H2। चलिए, अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है उसका एंथैल्पी चेंज कैसा है, नेगेटिव है। विल जस्ट राइट द माइनस, हम वैल्यू नहीं रखेंगे, राइट। सिमिलरली व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन इट विल फॉर्म HCl, और इसका भी जो डेल्टा एच है वो कैसा है भाई, नेगेटिव है। कितना है इसका भी डेल्टा एच जो है वो भी नेगेटिव वैल्यू है। लेट्स राइट लाइक दिस। ओके, सिमिलरली व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म H2O, राइट। और ये जो रिएक्शन है इसका भी एंथैल्पी चेंज कैसा आता है भाई, नेगेटिव आता है। तो क्या डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के लिए जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो भी रिएक्शन कैसे है, स्पॉन्टेनियस है। सो आई विल राइट हियर फॉर सम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव। मतलब यहां बच गई बैंड, जैसे कि रिएक्शन है नाइट्रोजन वेल कंबाइन विद ऑक्सीजन विल फॉर्म NO2, और इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है। चलो, फिर कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में रिएक्ट करेगा सल्फर लिक्विड के साथ, ये बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड CS2, राइट। और इसका भी डेल्टा एच जो है वो भी तो पॉजिटिव है। तो ये दो ऐसे रिएक्शन है जिन दोनों का डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो भी ये दोनों रिएक्शन कैसे है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया है, दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, राइट। सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सारे अपने आप होने वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव ही हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है, तो एक नए टर्म पे जाना पड़ेगा, है ना। अब वो जो नया टर्म हम करेंगे ना, दैट टर्म इज एंट्रोपी।
अब आया आपका एक नया टर्म एंड दैट टर्म इज एंट्रोपी। चलिए बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में अब, डिनोटेड बाय सिंबल S। ओके चलिए फाइन। तो हम एंट्रोपी पहले समझने की कोशिश करते हैं। हम एंट्रोपी को दो तरीके से समझेंगे, पहले उसका क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फिर उसका क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसका एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं एंट्रोपी का। ठीक है, 3 स्टेप में हम ये थियरी कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि एंट्रोपी होता क्या है। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब भी एंट्रोपी आए ना बच्चों, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए एंट्रोपी इज रैंडमनेस। जितना ज्यादा रैंडमनेस उतना ज्यादा एंट्रोपी। चलिए अभी रैंडमनेस का एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, राइट। ओके तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, सपोज यू हैव अ चेंबर, राइट। एक गैस का चेंबर है आपके पास और उसमें ऐसे पार्टीशन है, लेट्स गिव इट नेम एज A एंड B। एक यहाँ पे गैस है, एक यहाँ पे गैस है। ना यू आर वेरी श्योर कि अगर मैं A डब्बे में हाथ डाल के गैस निकालूंगा तो वो गैस A ही बाहर आने वाला है। B डब्बे में हाथ डाल के निकालेंगे तो ये क्रॉस वाला गैस ही बाहर आएगा जो आपको क्रॉस करके दिखाया है। पर अब जैसे ही पार्टीशन को आप हटा लोगे, अब क्या होगा, अब जैसे ही आप पार्टीशन को हटा लोगे ना, दोनों गैस अपने आप डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे में। दोनों गैस क्या होना है भाई, अपने आप एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाना है, राइट। अब आप इसमें से हाथ डाल के अगर गैस निकालोगे, नाउ यू आर नॉट श्योर कि बाहर आने वाला गैस सर्कल वाला होगा कि फिर क्रॉस वाला होगा। मतलब यहाँ पे सिस्टम कैसा हो गया, रैंडम हो गया। यहाँ पे सिस्टम कैसा है, मोर ऑर्डर्ड है। यहाँ पे सिस्टम ऑर्डर्ड है कि इस तरफ हाथ डालोगे तो A ही बाहर आएगा, इस तरफ हाथ डालोगे तो B ही बाहर आएगा। बट अब यहाँ पे मिक्स हो चुका है, मतलब यहाँ पे सिस्टम कैसा हो चुका है, रैंडम हो चुका है। अब आप हाथ डाल के बाहर निकालोगे, यू कैन नॉट श्योर कि बाहर आने वाला गैस A है कि फिर B है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन अपने आप होता है, यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन अपने आप होता है, राइट। मतलब अपने आप होने वाले रिएक्शन में ऑलवेज जो फाइनल होता है ना, वो ज्यादा रैंडम हो जाता है कंपेयर टू द इनिशियल। समझो आप, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिएक्शन है डिफ्यूजन ऑफ द गैस, राइट, एंड दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गैस अपने आप डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। जब गैस का डिफ्यूजन हुआ तो क्या हुआ, सिस्टम जो है ना वो और ज्यादा रैंडम हो गया, राइट। सिस्टम बिकम मोर रैंडम, राइट। इसका मतलब एंट्रोपी क्या हुआ, बढ़ा। रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, रैंडमनेस जो है ना वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये तो खाली एक ही एग्जांपल है, बट आप देखोगे बच्चों के जो रिएक्शन अपने आप होते हैं ना, उन सारे रिएक्शन में इस तरह से रैंडमनेस बढ़ता है, राइट। ये तो गैस के एक्सपेंशन की बात हुई। अब अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट टूट के नया अरेंजमेंट बनता है प्रोडक्ट का। आप सिंपली सोचो, अगर प्रोडक्ट के अंदर अरेंजमेंट ज्यादा रैंडम है कंपेयर टू रिएजेंट, अगर प्रोडक्ट में ज्यादा रैंडम है तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी बढ़ गई, मतलब ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ा, राइट। और अगर प्रोडक्ट में अरेंजमेंट ज्यादा सिस्टमेटिक है कंपेयर टू रिएजेंट, राइट, ओके, तो यहाँ पे रिएजेंट ज्यादा रैंडम है, प्रोडक्ट सिस्टमेटिक है, मतलब एंट्रोपी कम हो गई बिकॉज रैंडमनेस कम हो गया, राइट, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ अरेंजमेंट of atoms or molecules or ions is more systematic, if it is more systematic in product में ज्यादा सिस्टमेटिक है, राइट, सपोज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा सिस्टमेटिक हो गया मतलब एंट्रोपी घट गया, क्योंकि प्रोडक्ट तो ज्यादा सिस्टमेटिक है, तो एंट्रोपी क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। एंड यू कैन राइट वाइस वर्सा, इसका अपोजिट स्टेटमेंट आप खुद से लिख देना, ठीक है, राइट, ओके। तो चलिए अभी सेकंड लॉ कहाँ पे आया, तो हमें इतना पता चला कि अपने आप होने वाले रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ जाएगा, राइट। तो यही सेकंड लॉ है कि जब कोई रिएक्शन अपने आप होता है ना, जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, राइट, तो उस रिएक्शन का एंट्रोपी बढ़ता है, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है। मैं और डिटेल में आपके साथ बात करूंगा, बट उसके लिए पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। लिखिए चलिए क्विकली,
ओके आगे और बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। चलिए, अगर सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज किया, सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में आया, तो डेफिनेटली एंट्रोपी भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा एस, राइट। तो आई विल राइट हियर व्हेन सिस्टम चेंजेस द स्टेट, राइट, एंट्रोपी भी चेंज होगा, जिसे हम लिखेंगे डेल्टा एस, एंड दैट डेल्टा एस इज एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। चलिए, ये जो एंट्रोपी चेंज है, दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। कैसा है भाई, ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, खाली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया बच्चों क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द एंट्रोपी। के एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। अगर सिस्टम ज्यादा रैंडम हुआ एंट्रोपी बढ़ेगा, अगर सिस्टम ज्यादा ऑर्डर्ड हो गया एंट्रोपी घटेगा, राइट। नाउ व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द एंट्रोपी? चलिए, क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। तो क्वांटिटेटिव मतलब एक फॉर्मूला बनाना है। अब क्वांटिटेटिव मेथड में पहला मेथड जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है, और स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो आपके लेवल से बाहर है, तो हम बिल्कुल भी स्टैटिस्टिकल मेथड की बात नहीं करने वाले हैं, राइट। मैं एक सिंपल सी बात करूंगा बच्चों के, जो एंट्रोपी चेंज है ना, उसका दो चीज़ों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। पहला रिलेशन है उसका हीट कितना दे रहे हो, क्योंकि आप सिस्टम को जैसे ही हीट दोगे तो पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, तो सब ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे। पार्टिकल कैसे हो जाएंगे भाई, ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे। तो पहली चीज़ मैं लिखूंगा कि चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस डिपेंड्स ऑन हीट सप्लाइड, राइट। वी कैन राइट हियर विथ supplied heat particles gain energy and randomness increase, particle gain energy and randomness क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। चलिए एक सेकंड दीजिए, मार्कर भर लेता हूं मैं। ओके चलिए, विथ सप्लाइड हीट पार्टिकल्स विल गेन द एनर्जी एंड द रैंडमनेस विल इंक्रीज, मतलब जो आपका डेल्टा एस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। दूसरी बात, अब ये हीट कितने टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे हो ना वो भी मैटर करता है। ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है, सपोज मान लो ऑलरेडी सिस्टम का टेम्परेचर हाई है, मतलब सिस्टम में ऑलरेडी रैंडमनेस है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी है पार्टिकल के पास, मतलब ऑलरेडी सब लोग रैंडम है। ओके, अगर आप वहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो आपकी हीट का इतना इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो यही बात होगी कि मुकेश अंबानी को अगर 1-2 करोड़ रुपया दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो अंबानी है, उसको फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर मान लीजिए किसी गरीब को 1 करोड़ रुपया मिल गया तो ओ बाप रे, नाचा नाच हो जाएगी, है ना, माला माल हो जाएगा वो तो, ठीक है ना, ऐसी बात है ये। तो दूसरा आप लिखोगे कि दिस द टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। So you can write here, heat supplied at low temperature is more effective. Heat supply at low temperature create more effect, right। मतलब जो एंट्रोपी चेंज है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कम टेम्परेचर पे हीट दे दोगे ना, गरीब को पैसा दे दोगे तो बहुत ज़्यादा वो अमीर हो जाएगा, मतलब एंट्रोपी एकदम चेंज हो जाएगी। बट अगर ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ पे आप हीट दोगे तो इतना कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। चलिए, अब आप इन दोनों को खाली कंबाइन कर लीजिए बच्चा लोग। जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो आपका काम हो गया। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल चुका है एंट्रोपी का, राइट। और वो फॉर्मूला बच्चा लोग और कुछ नहीं है, फॉर्मूला है आपका एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। एंड एक बात ध्यान रखना है, दिस हीट इज सप्लाइड रिवर्सिबली। ये हीट जो है ना वो कंपलसरी कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबली सप्लाई होना चाहिए। द हीट शुड बी सप्लाइड रिवर्सिबली, राइट। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, हीट सप्लाई चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, दैट इज क्यू बाई टी, एंड हियर इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डेल्टा एस फॉर्मूला। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, राइट। चलिए, अब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, राइट, तो सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग में से करेगा,
राइट मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ा, सराउंडिंग ने हीट दे दिया तो सराउंडिंग का एंट्रोपी तो कम हो जाएगा, राइट मतलब अगर आपको एंट्रोपी का यूज करके अगर आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करना है तो आपको सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग का भी एंट्रोपी का नॉलेज होना चाहिए। तो आप यहां पे लिखोगे कि टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन, इसे हम लिखते हैं डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। इसमें सिस्टम का तो चेंज होगा ही बट साथ साथ में आपको सराउंडिंग का भी लेना पड़ेगा, राइट आपको टोटल एंट्रोपी चेंज में सिस्टम का भी लेना पड़ेगा और साथ में सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी कंसीडर करना पड़ेगा। एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब आ चुका है। सेकंड लॉ ऐसा कहता है कि फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज। फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ेगा, मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है ना वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। किसके लिए भाई? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, राइट अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के टोटल एंट्रोपी बढ़ सकता है ना, बढ़ेगा ना, तो समझ लो रिएक्शन अपने आप होगा। अदरवाइज इफ द डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज लेस देन 0 रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता है, राइट एंड इफ द डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज 0 मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम सराउंडिंग बोथ आर इन इक्विलिब्रियम एंड व्हेन डेल्टा एस इज 0 दिस इज इंडिकेट मैक्सिमम एंट्रोपी, राइट क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो पहले एंट्रोपी बढ़ेगा 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 और वो एंट्रोपी ऐसे स्टेट पे पहुंच जाएगा जब मैक्सिमम है, मतलब अब और रिएक्शन होने वाला नहीं है, मतलब वहां पे डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी कैसा हो जाएगा बच्चा? 0 हो जाएगा। चेंज ऑफ एंट्रोपी इज गोइंग टू बी 0 ओवर दैट, राइट तो दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रोपी। ये सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है एंट्रोपी के बारे में। एक और बात, ओके व्हेन देयर इज एक्सपांशन ऑफ द गैस, अगर गैस आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है, समझना बच्चों मैं एक पॉइंट यहां पे मेंशन करूंगा, ओके चलिए कहां लिखे बताइए, वेयर शुड वी राइट इट? लेट्स राइट इट हियर, यहां पे लिखते हैं ना, चलिए व्हेन देयर इज आइसोथर्मल, भले आप मुझे नहीं देख पा रहे हो बट बोर्ड को देख पा रहे हो ना, व्हेन इट्स द केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस अगर आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है तो डेल्टा यू जो है ना चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वो 0 ही होता है, राइट भले वो रिवर्सिबल हो कि इरिवर्सिबल एक्सपांशन हो। अगर गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांड हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होता नहीं है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी खाली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, राइट ओके चलिए तो अगर इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने वाला नहीं है। बट ध्यान रखना बच्चों, यही आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर है गैस के लिए तो एंट्रोपी 0 खाली और खाली होता है रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए ही। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन डेल्टा एस 0 नहीं होता है, राइट मतलब आप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपांशन को अलग कर सकते हो बाय द टर्म चेंज ऑफ एंट्रोपी। इंटरनल एनर्जी से आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोनों के लिए डेल्टा यू कैसा होगा? 0 रहेगा। बट फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन डेल्टा एस इज 0, बट फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन डेल्टा एस 0 होता नहीं है, डेल्टा एस 0 नहीं होता है, राइट चलिए ये हो गया आपका पहला टर्म एंट्रोपी। सेकंड लॉ ये रहा आपके पास एंट्रोपी के रिलेटेड, चलिए लिखिए क्विकली। ओके तो आपके सामने एंट्रोपी से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आ गए हैं 6.8 एंड 6.9 एंड 6.10। 6.9 में आपको प्रेडिक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, आपको पता होगा सॉलिड में रैंडमनेस सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा रैंडमनेस होगा और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा रैंडमनेस होता है। बस तो इसी का आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। सबसे पहला लिक्विड क्रिस्टलाइजेस टू सॉलिड, तो यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड बन रहा है सॉलिड, चल डेफिनेटली लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर करोगे लिक्विड में ज़्यादा रैंडमनेस होता है, सॉलिड का अरेंजमेंट ज़्यादा ऑर्डर्ड होता है, तो क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट ज़्यादा ऑर्डर है मतलब एंट्रोपी विल डिक्रीज। चलिए पहले वाले में क्या होना है भाई? एंट्रोपी डिक्रीज होने वाला है, एंट्रोपी इज गोइंग टू डिक्रीज। सेकंड देखते चलिए,
टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीज इज फ्रॉम 0 to 15। चलिए भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑलवेज रैंडमनेस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा, पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा तो वो ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे, मतलब एंट्रोपी विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब जो चेंज है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। खाली इतना ही लिखना था ना, एंट्रोपी इंक्रीज, यहाँ पे हम लिखेंगे एंट्रोपी इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है तो अगर आपको डेल्टा एस पूछा है तो डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पूछा है तो लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, डिकम्पोज होके Na2CO3 बना, जो सॉलिड है कोई बात नहीं, ये बना गैस, ये बना गैस। वी नो दैट गैस के ऑलवेज रैंडमनेस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपका रैंडमनेस बढ़ा बिकॉज गैसियस पार्टिकल है। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे कि एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा बिकॉज गैसियस पार्टिकल ज़्यादा है, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, H2 गैस एक मोलेक्यूल है, यहाँ पे गैस का एक मोलेक्यूल है जो टूट के यहाँ पे दो गैस के हाइड्रोजन एटम बन गए। यहाँ पे एक ही मोलेक्यूल है H2, यहाँ पे दोनों सेपरेट हो गए। डेफिनेटली दोनों सेपरेट हो गए तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो यहाँ भी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगा। तो जब भी आपको एंट्रोपी का क्वेश्चन आए तो आप यही देखो भाई कि किस तरफ ज़्यादा गैसेस दिख रहे हैं। जिस तरफ ज़्यादा गैसेस हो गए उस तरफ एंट्रोपी ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज गैसेस आर मोर रैंडम कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड्स आर मोर रैंडम कंपेयर टू सॉलिड। चलिए सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.10 के ऊपर। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको आप मार्क करोगे फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। चलिए क्या कहा है, आयरन के रस्टिंग का प्रोसेस दिया है, आयरन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव Fe2O3। एंट्रोपी चेंज आपको दिया है माइनस में, एंट्रोपी चेंज इज -549.4 जूल पर केल्विन मोल एट 298 केल्विन। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी जो आपको दिख रहा है, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आयरन का रस्टिंग तो अपने आप ही होता है, बट उसके लिए एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरफ एक गैस का मॉलिक्यूल है, रिएजेंट में, प्रोडक्ट में गैस नहीं है, मतलब इस तरफ ज़्यादा एंट्रोपी है, इस तरफ एंट्रोपी कम है, मतलब एंट्रोपी कम हो रहा है। डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन अपने आप कैसे होगा। तो अभी तो हमने सेकंड लॉ के अंदर देखा कि अपने आप होने वाले रिएक्शन में एंट्रोपी तो बढ़ना चाहिए, है ना। बट अगर आपने ठीक से पढ़ा हो ना तो वहाँ पे स्टेटमेंट था टोटल एंट्रोपी शुड इंक्रीज। टोटल में सिस्टम का भी होता है और सराउंडिंग का भी होता है। तो ये जो आपको डेल्टा एस दिया है ना, वो डेल्टा एस सिस्टम का है, और वो कितना है, -549.4। किसका है भाई, ये सिस्टम का एंट्रोपी है ना। आपको भी सराउंडिंग का निकालना पड़ेगा ना। तो देखो एक और स्टेटमेंट दिया है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -1648 × 10⁻3। एंथैल्पी है बच्चों नेगेटिव, मतलब सिस्टम इतना हीट छोड़ेगा। एंथैल्पी है ना, मतलब हीट, सिस्टम ने इतना हीट छोड़ा, तो इतना हीट किसने लिया, मैंने तो लिया नहीं है, कौन लेगा, सराउंडिंग ही लेने वाला है। ऑब्वियस है ना, सिस्टम अगर हीट छोड़ेगा तो उतना हीट सराउंडिंग लेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कितना है, -1648 × 10⁻3 जूल पर मोल, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हीट गेन्ड बाय सराउंडिंग इज सेम, सराउंडिंग इतना हीट गेन करेगा +1648 × 10⁻3 जूल पर मोल, राइट। जितना हीट सिस्टम ने रिलीज किया, ये माइनस साइन इसलिए रिलीज आया, हाँ, दिस इज द हीट रिलीज बाय सिस्टम, और उतना ही हीट सराउंडिंग गेन करेगा। कितने टेम्परेचर पर है सिस्टम एंड सराउंडिंग, 298। चलिए तो ये फाइंड करते हैं, सराउंडिंग में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ है, राइट। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, चलिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस का Q/T। यहाँ पे Q का काम कौन कर रहा है, एंथैल्पी कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेल्टा H कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, 1648 × 10⁻3। सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग को हीट मिला है इसलिए सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज सराउंडिंग ने तो हीट गेन किया है ना। टेम्परेचर कितना है भाई, 298। चलो एज सुन एज यू विल सॉल्व दिस, मैं बता देता हूँ आपको आंसर कितना आएगा बच्चों। ये आंसर आएगा आपका 5530, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी 5530 जूल पर केल्विन मोल। कितना आएगा, ये आएगा आपका 5530। अब टोटल निकालो सिस्टम और सराउंडिंग को प्लस करके। चलिए डेल्टा एस टोटल करो, तो टोटल में आएगा सिस्टम और आएगा टोटल में सराउंडिंग। सिस्टम का है -549.4, सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा है 5530, मतलब ओवरऑल आंसर आपका प्लस में रहने वाला है।
राइट। ओवरऑल आंसर जो है टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है। खाली सिस्टम का एंट्रोपी से आप जज नहीं करोगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, आपको सराउंडिंग का भी एंट्रोपी निकालना पड़ेगा। और टोटल एंट्रोपी अगर पॉजिटिव आया, जैसा कि अपने केस में आ गया पॉजिटिव, तो आप लिख सकते हो कि रिएक्शन कैसा है भाई, स्पॉन्टेनियस है। भले सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है बट टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो रहा है सराउंडिंग को मिला के, इसीलिए ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। राइट। चलिए, तो ये था आपका पूरा डिस्कशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी। और स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहला टर्म जो हमने पढ़ा दैट इज एंट्रोपी। राइट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए क्विकली सब लोग।